आप देख रहे हैं केयर अमित, आपका दोस्त अमित के साथ। और आज की ये कहानी हमारे साथ शेयर किया है अरूप कुमार दास ने, जो कि आसाम से है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की ये चला हुआ एपिसोड 2 में। आज भी जब बारिश की पहली बूंदें असम की उस भीगी मिट्टी पर गिरती है तो मेरे सीने में एक ऐसी सिरहन दौड़ जाती है जिसे वक्त की धूल भी नहीं मिटा पाई। यादें धुंधली हो सकती है, लेकिन वो खौफ आज भी वैसा ही ताज़ा है जो कल की बात हो। लोग कहते हैं समय हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो रूह पर गहरे निशान छोड़ जाते हैं। मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन उस रात की खामोशी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। वो साल थी करीब 2000 के आसपास की बात है। मैं और मेरा दोस्त रोहन, हम दोनों बचपन के यार थे। मैं अर्जुन, जिसे अपनी बहादुरी पर नाचता और दुनिया की हर बात में लॉजिक ढूंढता था, और रोहन, वो बेचारा, वो डरपोक नहीं था। बस उसे उन कहानियों पर यकीन था जो हमारी दादियाँ हमें सुलाते वक्त सुनाया करती थी। वो उन अदृश्य शक्तियों और जंगलों के सायों से डरता था जिन्हें मैं महज वहम समझता था। उस रात हम गांव के वार्षिक मेले से लौट रहे थे। मानसून की बारिश ने असम के जंगलों को एक गहरा स्याह हरा रंग दे दिया था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। मेले की चौकाचौंध, वो तली हुई मछलियाँ और पकौड़े की खुशबू और शोर शराबे के पीछे अब एक सन्नाटा हो गया था। हमारे चारों ओर केवल घने बांस के झुरमुट थे और एक पुरानी कच्ची सड़क जो हमारे गांव की ओर जाती थी। और हवा में नमी इतनी थी कि सांस लेना भारी लग रहा था, और बीच बीच में बिजली कड़कती और एक पल के लिए पूरा जंगल सफ़ेद रोशनी में नहा जाता, जिससे पैरों की परछाइयाँ राक्षसों की तरह लंबी दिखाई देती है। रोहन ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा हुआ था, उसकी उंगलियां कांप रही थी। ओए अर्जुन, मुझे ये रास्ता सही नहीं लग रहा भाई, हम शायद भटक गए हैं। रोहन की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मैंने एक ठंडी आह भरी और उसकी ओर देखा। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। अबे पागल मत बनो यार रोहन, ये वही रास्ता है, बस बारिश की वजह से सब कुछ अलग दिख रहा है। चुपचाप चलो, वरना हम सुबह तक भी घर नहीं पहुंचेंगे। तभी सड़क के मोड़ पर लगभग 100 मीटर आगे हमें एक आकृति दिखाई दी। वो एक औरत थी। उसने सफ़ेद रंग की एक पुरानी साड़ी पहनी हुई थी जो उसके पैरों से लिपटी हुई थी। वो हमारी ओर पीठ करके धीरे धीरे चल रही थी। उसकी चाल में एक अजीब सी लय थी, जैसे वो चल नहीं रही बल्कि हवा में तैर रही हो। और पता नहीं क्यों रोहन अचानक रुक गया। उसका शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया। भाई, वो कौन है? सामने देख तो जरा, उसने फुसफुसाते हुए मेरे कानों के पास में कहा। और मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। इस वक्त इस सुनसान सड़क पर, और वो भी इतनी भारी बारिश में, कोई औरत क्या कर रही थी? पता नहीं यार, शायद कोई गांव वाली होगी जो देर से लौट रही है। ओए चलो उससे रास्ता पूछ लेते हैं, मैंने आगे बढ़ते हुए कहा। हम दोनों ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। हम तेजी से उसकी ओर बढ़े, लेकिन एक अजीब बात हुई। हम जितना तेज चलते, वो औरत उतनी ही दूरी पर बनी रहती। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारी गति के साथ तालमेल बिठा रही हो। हमने अपनी दौड़ तेज की, हमारी सांसें फूलने लगी, लेकिन वो दूरी, वो 100 मीटर का फासला बिल्कुल नहीं घटा। ओए अर्जुन, यह नामुमकिन है, हम इतनी तेजी से भाग रहे हैं, फिर भी वो वही है, रोहन चिल्लाया दौड़ते हुए। फिर भी मैं चुप रहा। मेरा तर्क अब जवाब दे रहा था। भौतिक विज्ञान के नियमों के हिसाब से यह संभव नहीं था। मैंने रुककर उसे गौर से देखा। बारिश की बूंदें उसकी साड़ी को भिगो रही थी, लेकिन वो बिल्कुल भी ठिठुर नहीं रही थी। उसके बाल कमर तक लंबे थे और वो पूरी तरह से सूखे लग रहे थे। शायद वो हमारी मदद चाहती है, मैंने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की। हालांकि मेरे मन के किसी कोने में डर ने दस्तक दे दी थी। फिर हम उस सड़क से उतरकर पास के एक छोटे से चाय के बागान की ओर मुड़ गए, यह सोचकर कि शायद वहां से कोई एक छोटा सा रास्ता मिल जाए। और वहाँ चाय की झाड़ियाँ घुटनों तक थी और कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अचानक रोहन ठिठक गया। उसने अपना सिर एक तरफ घुमाया, जैसे उसने कुछ सुना हो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई? रोहन ने मेरी ओर देखा। मैंने देखा उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी सम्मोहन में हो। उसने मुझसे बोला, अर्जुन,
तुमने कुछ सुना? उसने धीमी आवाज में पूछा। क्या सुना? सिर्फ बारिश की हवा की आवाज ही तो है। नहीं, मेरी दादी, वो मुझे बुला रही है। अर्जुन, वो मेरी दादी की आवाज है भाई। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि रोहन की दादी का देहांत 3 साल पहले ही हो चुका था। मैंने रोहन को बोला, रोहन होश में आओ, तुम्हारी दादी अब इस दुनिया में नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। मैंने उसका कंधा जोर से हिलाया, लेकिन रोहन अब मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। वो बांस के घने जंगल की ओर देखने लगा और जंगल के भीतर से एक धीमी, मधुर और जानी पहचानी आवाज गूंज रही थी। जो आवाज इतना साफ नहीं सुनाई दे रहा था मुझे, बट वो आवाज कुछ ऐसी थी, रोहन मेरे बच्चे, या मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ। मुझे थोड़ा बहुत यह आवाज उसकी दादी जैसा लगा। फिर भी मैंने रोहन को मना किया, मत जाओ। फिर वो दौड़ देते हुए चला गया। वो आवाज इतनी असली थी कि एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद मैं गलत हूँ। वो आवाज प्यार से भरी थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंच रही थी। रोहन ने दादी दादी बोल के चिल्लाया और मेरा हाथ झटक कर जंगल की ओर भागा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो रुक नहीं सका। फिर भी मैं उसके पीछे भागा। बांस के जंगल में प्रवेश करते ही माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां बारिश की बूंदें पत्तों पर नहीं गिर रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर एक छत हो। हवा में सड़े हुए पत्तों और पुरानी कब्रों जैसी गंध थी। जमीन दलदली थी और हर कदम पर पैर अंदर धंस रहे थे। मैं रोहन के पीछे भाग रहा था, लेकिन वो बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था। वो उस आवाज का पीछा कर रहा था जो उसे उस घेरे जंगल में ले जा रही थी। मैंने जोर से रोहन को चिल्लाते हुए बोला, रोहन, ये जाल है, वापस मुड़ो। तभी झाड़ियों के पीछे से वही सफेद साड़ी वाली औरत निकली। वो अब हमारे सामने थी, लेकिन जैसे बिजली कड़की और उसकी रोशनी उस पर पड़ी, मेरा दिल धड़कना भूल गया, क्योंकि उसका चेहरा नहीं था। जहां आंखें और नाक होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ एक चिकनी सफेद खाल थी। उसके होठ नहीं थे, फिर भी वो हंस रही थी। एक ऐसी हंसी जो कानों में नहीं बल्कि सीधे दिमाग में गूंज रही थी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उंगलियों के नाखून काले और नुकीले थे। अब तक मुझे समझ में आ गया कि एक छलावा है। वो आकृति अचानक बदल गई। अब वो रोहन की दादी के रूप में खड़ी थी। उसके झुर्रिया वाला चेहरा और ममता भरी आंखें, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां पूरी तरह से सफेद थी। वो औरत रोहन को बुला रही थी, आ जा बेटा, बस थोड़ा और आगे। बल्कि छलावे ने वही आवाज निकाली। रोहन बिल्कुल उसके पास पहुंच चुका था। वो सम्मोहित था, उसकी आंखें खाली थी। जैसे ही उसने छलावा का हाथ पकड़ा, वो आकृति फिर से बदल गई। वो अब एक विशाल काले धुएं के गुबार में तब्दील हो गई, जिसने रोहन को चारों तरफ से घेर लिया। मैंने पागल की तरह रोहन को चिल्लाते हुए पुकारा और उसकी ओर झपटा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे धुएं को छूने की कोशिश की, एक जोरदार झटका लगा, जैसे मुझे किसी ने बिजली का करंट लगा दिया हो, और मैं पीछे की ओर जा गिरा और मेरा सिर एक पत्थर से टकराया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंखें खुली, तब तक सुबह की पहली किरणें बांस के पत्तों से छनकर आ रही थी। मैं अकेला था और रोहन कहीं नहीं था। और मैंने फिर से रोहन को घंटों तक पुकारा। मैं उस जंगल के हर कोने में गया, हर झाड़ी को टटोला, लेकिन रोहन का कहीं आता पता नहीं चला। बस उसके जूते उस जगह पड़े थे जहां वो उस आकृति के साथ गायब हुआ था। मैं लड़खड़ाते हुए गांव पहुंचा और मेरी हालत देखकर लोग इकट्ठा हो गए। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, वो औरत, वो आवाज और वो भयानक आकृति। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्हें हम बड़े बाबा कहते थे, मेरे पास आए। उनकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी झोपड़ी की ओर ले गए। उन्होंने मुझे बोला, बेटा, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम वापस आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मैंने उनसे बोला, वो क्या था बाबा? और मेरा दोस्त रोहन कहाँ गया? मैंने रोते हुए पूछा। बड़े बाबा ने एक लंबी सी सांस ली और खिड़की से बाहर उन घने जंगल की ओर देखा। फिर उन्होंने बोला, वो छलावा था।
हमारे पूर्वज सदियों से इसके बारे में जानते हैं। छलावा कोई साधारण भूत नहीं है, वो एक मायावी शिकारी है। वो तुम्हारी सबसे प्यारी यादों को हथियार बनाता है। वो तुम्हारी उन आवाज़ों की नकल करता है जिन्हें तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, ताकि तुम खुद चलकर उसकी गोद में जाओ। फिर मैंने उनसे बोला, लेकिन वो रोहन को क्यों ले गया था? और मैं तो वही था। बेटा, छलावा केवल उन्हें चुनता है जिनका मन कमज़ोर होता है या जो उसकी बातों में जल्दी आ जाते हैं। वो तुम्हें रास्ता भटकाता है, गोल गोल घुमाता है, और जब तुम पूरी तरह टूट जाते हो तब वो तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेता है। और एक बार अगर छलावे ने किसी का हाथ पकड़ लिया तो वो इंसान फिर कभी इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहता। अगले कई दिनों तक गांव वालों ने जंगल में खोजबीन की। पुलिस आई, कुत्ते लाए गए, लेकिन रोहन का कोई सुराग नहीं मिला। वो जैसे हवा में विलीन हो गया था। समय बीतता गया, मैं उसे सदमे से कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाया। मैंने शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए, और मैं इस गांव में रहा। लेकिन हर साल मॉनसून के टाइम मैं उस रास्ते पर जाने से डरता था, क्योंकि रोहन की यादें मेरे लिए एक बोझ बन गई थी। मुझे लगता था कि मेरी वजह से वो गया, क्योंकि मैं उसे रोक नहीं पाया। करीब 20 साल बीत चुके थे। एक दिन मैं अपने पुराने संदूक की सफाई कर रहा था और मुझे कुछ पुरानी चिट्ठियाँ और तस्वीरें मिली। तभी मेरी नज़र एक पुरानी फटी हुई डायरी पर पड़ी जो रोहन की थी। उसने वो डायरी मेले से कुछ दिन पहले मुझे दी थी, लेकिन मैंने उसे कभी भी पूरा नहीं पढ़ा था। मैंने पन्ने पलटने शुरू किए और आखिरी पन्ने पर एक तारीख लिखी थी और उसके नीचे एक छोटा सा नोट था। यह देखने के बाद मेरी सांसें रुक गई और मेरा शरीर जम सा गया, क्योंकि उस नोट में लिखा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे या इस जंगल में शांति मिल गई। 5 साल पहले जिस दिन मेरी दुर्घटना हुई थी, मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, लेकिन अब मैं यहाँ हूँ और मैं अर्जुन को वापस बुलाना चाहता हूँ। मैं कांपते हुए उस तारीख को देखा। वो तारीख उस रात के ठीक 5 साल पहले की थी और मेरे दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। 5 साल पहले? लेकिन मैं तो रोहन के साथ मेले से लौट रहा था। हमने साथ में खाना खाया था, साथ में हंसे थे, साथ में वो रास्ता पार भी किया था। फिर मैंने पागल की तरह दौड़कर बड़े बाबा को पुकारने उनके घर पहुंचा। पर अफसोस, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन उनका बेटा अब गांव का मुखिया था। मैंने जाके पूछा, काका मुझे सच बताइए, रोहन की मौत कब हुई थी? मैंने उसका कॉलर पकड़कर चिल्लाते हुए पूछा। वो व्यक्ति हैरान था। उसने मुझे शांत किया और पुराने रिकॉर्ड्स निकालने के लिए कमरे के अंदर गया, और कुछ देर बाद वो एक पुराना रजिस्टर लेके बाहर आया। फिर उसने मुझे बोला, अर्जुन तुम क्या कह रहे हो? रोहन की मौत तो 5 साल पहले उस मानसून की रात में हो गई थी। वो जंगल में रास्ता भटक गया था और उसका शव 3 दिन बाद एक नाले में मिला था। पूरे गांव ने उसका अंतिम संस्कार भी कर लिया था। तुम उस समय शहर में पढ़ाई भी कर रहे थे। तुम तो उसकी मौत के बारे में जानते भी नहीं होंगे। तुम तो उसकी मौत के बाद ही गांव लौटे थे। यह सुनने के बाद मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मैं वहीं गिर पड़ा, और मेरी आंखों के सामने वो रात फिर से जीवंत हो उठी, क्योंकि वो हंसी, वो बातें, वो रोहन का मेरा हाथ पकड़ना, उसका डरना। अगर रोहन 5 साल पहले मर चुका था तो उस रात मेरे साथ कौन चल रहा था? मुझे अचानक याद आया कि उस रात रोहन ने कभी अपनी आंखों से मेरी आंखों में नहीं देखा था। वो हमेशा या तो पीछे देख रहा था या उस औरत की ओर। उसने मुझसे बातें तो की थी, लेकिन वो बातें वैसी ही थी जैसे वो हमेशा करता था। वही डर, वही घबराहट। वो रोहन नहीं था, वो छलावे का एक रूप था। छलावे ने केवल रोहन की आवाज़ और शक्लें नहीं ली थी, बल्कि उसने मुझे लुभाने के लिए मेरे सबसे अच्छे दोस्त का रूप धारण कर लिया था। वो मुझे जंगल के भीतर ले जाना चाहता था। उसने रोहन का रूप इसलिए लिया ताकि मैं बिना किसी शक के उसके पीछे चलूं। और जब वो रोहन उस आकृति के साथ गायब हुआ था, तो वो असल में अपनी एक दूसरी माया को वापस समेट रहा था। मैं उस रात अकेला नहीं था, लेकिन मैं किसी इंसान के साथ भी नहीं था। मैं एक शिकारी के साथ चल रहा था, जिसने मुझे शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन शायद मैं उसके लिए बहुत उबाऊ था, या फिर मेरी बहादुरी ने उसे भ्रमित कर दिया। आज भी जब बारिश होती है,
मुझे लगता है कि कोई मेरा नाम पुकार रहा है, एक जानी पहचानी आवाज़ जो मुझे बांस के उन घने जंगलों की ओर बुला रही है। अर्जुन, या देख, मैं या हूँ। मैं अपनी खिड़की बंद कर लेता हूँ और कान बंद कर लेता हूँ, क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि हर पुकार प्यार की नहीं होती और हर रास्ता घर की ओर नहीं ले जाता। कुछ रास्ते सीधे और अंधेरे की ओर ले जाते हैं, जहाँ से कोई वापस नहीं आता। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस ग्लानि में बिताई कि मैं अपने दोस्त को नहीं बचा सका, लेकिन सच तो यह था कि बचाने के लिए वहाँ कोई था ही नहीं। मैं एक परछाई से बात कर रहा था, एक ऐसी रूह से जो केवल तबाही जानती है। असम के उन जंगलों में आज भी छलावा घूमता है। वो इंतज़ार करता है कि किसी ऐसे मुसाफिर का जो अकेला हो, जो जिज्ञासु हो, या जो अपने किसी खोए हुए प्रियजन की आवाज़ सुनने के लिए तरस रहा हो। हालांकि दोस्तों, मेरे पास एक ही सलाह है। अगर कभी आधी रात को घने जंगलों के बीच आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे जिसे आप जानते हैं, लेकिन वो आपसे कुछ दूरी बनाकर चल रहा हो, तो रुक जाइए और पीछे मुड़िए और भाग खड़े होइए, क्योंकि वो आपका दोस्त नहीं बल्कि आपके मौत का मुखौटा हो सकता है। रात के सन्नाटे में गूंजती हर आवाज़ सच नहीं होती। कुछ आवाज़ें केवल जाल होती है, और एक बार जब आप उस जाल में कदम रख देते हैं तो दुनिया आपको भूल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया रोहन को भूल गई। मैं अब बूढ़ा हूँ, 61 साल है मेरे, और मुझे लगता है कि मेरा समय करीब है। अब मुझे वो आवाज़ और साफ सुनाई देती है। वो अब मुझे डराती नहीं बल्कि मुझे अपनी ओर खींचती है। शायद अब वो चाहता है कि मैं भी उस सफ़ेद साड़ी वाली औरत के साथ उस अनंत अंधेरे में चलूं। मैं अपनी आंखें मूंद लेता हूँ, लेकिन अंधेरे में भी मुझे वो सफ़ेद आकृति दिखाई देती है जो मुस्कुरा रही है, और उसके पास अब रोहन भी है, और वो दोनों मिलकर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। अब बस एक आखिरी बार मैं उस बारिश को महसूस करना चाहता हूँ, इससे पहले कि मैं भी एक छलावा बन जाऊँ। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यही ख़त्म होती है। मैं आपका दोस्त अमित, मिलता हूँ छलावा एपिसोड 3 में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।